नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो मुद्दे कहीं दबे पड़े थे वो मुद्दे अब सामने आने लगे हैं और प्रदेश में लगातार सियासी हलचल तेज होती चली जा रही है। उन्हीं मुद्दों पर आगे की रणनीति कसने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी अपने कमर कसनी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में दोनों ही पार्टियों की तरफ से विधायक दल की बैठक को बुलाया गया और उसमें भी दोनों दल बड़ौदा चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने मुद्दों की धार तेज करते महसूस किए गए। तो इसी मसले पर आज है पॉलिटिकल पंचायत। आज की पॉलिटिकल पंचायत शुरू करने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं सत्तारूढ़ बीजेपी के वो तल्ख तेवर जो उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए अपनाया और किस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव के लिए अपनी कमर कसी। शुरू हो जाएगी। जो आप बड़ौदा की चुनौती कह रहे हो, मैं कहूँगा कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के थे, हुड्डा साहब के थे। चुनौती कांग्रेस के लिए है, अवसर बीजेपी के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने खोया है अपना। उनके यहाँ का प्रतिनिधि चला गया है। हमारे लिए तो वो अवसर है, उनके लिए चैलेंज है बचा पाने का, उनके लिए चुनौती है। बीजेपी के लिए एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी बनी है। बड़ौदा की जो हालत है, मैं दौरा करके आया हूँ, निश्चित रूप से बड़ौदा के लोग मन बना रहे हैं कि इस अपोजिशन के मारे थारे के उसमें नारे में कुछ नहीं पड़ा, बहुत देख लिया। विचार विमर्श में निश्चित रूप से बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में एक जो तालमेल होता है, एक जो फीडबैक होता है, जैसा पहले चल रहा है उसमें और अच्छा आगे गति से चले और सरकार का काम भी सुचारू रूप से जैसा चल रहा है, पार्टी का काम भी सुचारू रूप से चलेगा। पार्टी को और नीचे बूथ लेवल तक बढ़ाने की जो बात है वो आपके नेतृत्व में होगी। पन्ना प्रमुखों तक भी हमारी सारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, फिर भी जहां कोई कमी है उसको पूरा करेंगे और सरकार के सहयोग के लिए फीडबैक हमको लगातार मिलता रहेगा। देखिए, राजनीतिक पार्टी के नाते से जितने भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं सभी अपने आप में चुनौती होते हैं। अब निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 वर्ष में भी लगातार हमने 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जींद का बाई इलेक्शन, नगर निगमों के चुनाव, कितने चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। और आज आपने देखा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से बड़ा दल है। देश में भारतीय जनता पार्टी का काम सब पार्टियों से बड़ा है और न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि अगर मैं कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। इसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। ये बात हुई भारतीय जनता पार्टी की, उनके विधायक दल की बैठक के बाद स्टेटमेंट आए सामने। अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। बड़ौदा उपचुनाव की गर्माहट के बीच किसान फिर से कांग्रेस को याद आ गए हैं। इसे लेकर एक और जहां कांग्रेस विधायकों की ड्यूटियां फिक्स कर दी गई हैं, तो वहीं अब उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दे भी कुरेदने शुरू कर दिए हैं। तो बड़ौदा के चुनाव की तैयारी की है, सब अपने अपने उन्होंने गांव में भी कहा है और पूरे जोर शोर से बड़ौदा में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यही सबका फीडबैक यही था। विधायकों की कोई ड्यूटी लगाने की जो बात हो रही थी वो क्या लगाई है? अभी लगाई है, वो जाएंगे, अलग अलग गांव में भी जाएंगे, देख के भी आएंगे। 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक भी जनहित का फैसला नहीं लिया, जो किसान जो है बर्बादी की कगार पे हो गया है, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट नहीं, कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। जो जी हाँ, तो दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से दलीलें भी दे रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, तारुफ कराते हैं और उसके बाद पंचायत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ रमनीक मान साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है मान साहब आपका। हमारे साथ संजीव भारद्वाज साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव भारद्वाज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी
ये कह रही है कि आप लोग जो ये कहते हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की बड़ौदा उपचुनाव में, तो इससे पहले भी आप लोग बहुत कुछ कहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा 2 लोकसभा जीत चुके, 2 विधानसभा जीत चुके, पंचायत के चुनाव जीत चुके, 5 नगर निगम के चुनाव जीत चुके, जींद का बाई इलेक्शन जीत चुके। अब इससे ज्यादा सर्टिफिकेट क्या चाहिए? मैं सॉरी, अभी है ना जी मेरा डिस्टरबेंस था इसमें, आपका नाम से परिचित नहीं हो पाया मैं, सॉरी। मैं पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, तभी मैं आपको संबोधन से बोल साकेत सुमन बोल रहा हूँ, साकेत सुमन। तो साकेत जी, मैं आपको बताऊं कि जहां तक बड़ौदा इलेक्शन के उपचुनाव का सवाल है, पहले भी ये 2 बार से कांग्रेस इस पे कांग्रेस उम्मीदवार जीतता आया है और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इसमें काम बहुत करवाए हैं। जहां तक आज इनका दोबारा इलेक्शन जीत के बीजेपी का सत्ता में आने के बाद जो इनकी कार्यशैली अब रही है, उससे हमारे सारे शीर्ष नेताओं को लगता है कि वहां हम जीतेंगे तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से इनकी कार्यशैली को देखते हुए लोगों के अंदर क्या धारणा आई हुई है, तो हो सकता है कि इन सब कैंडिडेट्स की दूसरे की जमानत भी जब्त हो जाए। माहौल इस तरह का बना हुआ है। बाकी ये प्रेडिक्शंस हैं, इलेक्शन से पहले ये हमारे कहेंगे, हम इनके बारे में कहेंगे। हमें उम्मीद ये है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार आपको ये उम्मीद है, आपको आपको उम्मीद है कि जीत होगी, वो भी अच्छे मार्जिन से होगी। रमनीक मान साहब, सवाल अब ये है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने बहुत विकास कराया है बड़ौदा में, हालांकि जमीनी स्थिति कुछ और है, लेकिन ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर कैसे आप किन तथ्यों को लेकर जाएंगे, किन बातों को लेकर जाएंगे? भाई, इनकी बात का उत्तर देने से पहले एक शेर के माध्यम से, इन्हें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए कांग्रेस ये ख्याल अच्छा है। देखिए, इनको पता है कि इनके हालात क्या हैं, और पिछली बार भी जो चुनाव हुए, चलिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिटिंग विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के, उनका ध्यान हो गया, तो यहाँ पे उपचुनाव की परिस्थिति आ गई। अन्यथा वहां पे कुछ 4-1,000 वोट का अंतर था जिससे हम वहां पे हारे थे। तो इनको अपनी हकीकत पता है। जमानत जब्त करने की बात तो बहुत दूर की है साहब, इस बार आप अपनी सीट बचाइए। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक संदर्भ है, जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए तो मौका है। ये सीट तो कांग्रेस की थी, साथ बचाने का काम तो इनका। और मैं समझता हूँ कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सवाल है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मौजूदा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के अंदर पूरे भारत के लोगों को विश्वास है। ये विश्व की सबसे बड़ी। रमनीक मान साहब, एक चीज बताइए, मान साहब, एक सवाल मेरा आपसे, प्रोसेस के अंदर हम बाय इलेक्शन में, रमनीक मान साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूँ रमनीक मान साहब कि मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बड़ौदा तो हम लोग कभी जीते ही नहीं, फिर आखिर इस बार ऐसा क्या हो जाएगा कि इस बार बड़ौदा डिलिमिटेशन के बाद, जब से बड़ौदा हल्का खुला है, देखिए डिलिमिटेशन के बाद 2 चुनाव हुए हैं, और दोनों चुनाव में ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी जीती है। और इसीलिए तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये हमारे लिए अवसर है। तो अवसर तो देखिए, परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन की इस वक्त लहर है। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पतन होता जा रहा है। जितनी शीर्ष बात करते हैं, शीर्ष नेतृत्व इनका है कहाँ? ये हमारी शैलजा जी है, वो सुरजेवाला जी को भी देखना चाहते हैं, सुरजेवाला जी जो है वो हुड्डा जी को भी देखना चाहते हैं, हुड्डा जी जो है वो कैप्टन अभय सिंह यादव को भी देखना चाहते हैं। ये तो अंदर से सारे खिंड पे खिले हुए हैं। और ये खिंडी हुई पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी, आगे हम भी देख लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, जैसा कि कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, इसको, इस अवसर का हम, ठीक है मान साहब, और हमारे को विश्वास है कि ओमकार सिंह के बाद जरा इंडियन नेशनल लोकदल का भी रुख कर लेते हैं, वो जरा इनेलो का रुख कर लेते हैं। ओमकार सिंह साहब, साकेत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मान साहब ने जो बात कही कि कांग्रेस बिखरी पड़ी है, आवाज नहीं आ रही साहब, साकेत भाई, देखो दूसरे के बिखराव पर अपनी राजनीति में इनेलो जो है बड़ौदा उपचुनाव इस बार जीतेगी, क्योंकि बड़ौदा इसकी इनेलो की पारंपरिक सीट है। पिछली बार है या थी? और मैं आपको कहना चाहूंगा, है या थी ओंकार जी, क्योंकि आपके पिछले कैंडिडेट तो जमानत भी नहीं बचा पाए थे इस सीट पर। मैं साकेत जी उसी बात पे आना चाह रहा हूँ
पिछली बार पोजीशन ऐसी थी, कुछ विघटन की परिस्थितियां थी, जेजेपी से हमारा विघटन हो गया, हमारा इनेलो का वोट बन के जेजेपी को ट्रांसफर हो गया। और पिछले 9 महीने में जो हरियाणा की पोजीशन है वो सबको मालूम है। 9 महीने में जनता का बिल्कुल मोह भंग हो चुका है और इनेलो दोबारा से बहुत अच्छी पावर में आ रही है। आज तक जितने भी कैंडिडेट पिछले 3 इलेक्शन को छोड़ के जितने भी जीते हैं, चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से समर्थित कैंडिडेट जीते, इनेलो की पारंपरिक सीट है। ओंकार जी, ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा, ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा या हो गया है इंडियन नेशनल लोकदल में जो आपको लग रहा है कि इस बार इनेलो का कैंडिडेट जीत जाएगा? राकेश जी, पिछले 9 महीने में ये तो जनता बताएगी। किसान वर्ग बिल्कुल दुखी है। बड़ौदा की जो सीट है टोटल की टोटल जमींदार और किसान की सीट है, और किसान और जमींदार वर्ग आज सरकार से बिल्कुल रुष्ट है। और उसके रुष्ट होने का कारण भी ठीक है, क्योंकि सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई हैं वो किसान के खिलाफ बनाई है। हम हर एक हल्के में से कम 100-150 व्यक्ति जाएंगे और उस हल्के में परिवार में, वो हमारा हल्का नहीं, वो हमारा परिवार है। पारंपरिक सीट है हमारी बड़ौदा, और हमें पूरा विश्वास है लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर कि इस बार बड़ौदा की सीट हम पुनः जीत हासिल करेंगे, हमारी सीट है। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी और जेजेपी, जनता का पिछले 9 महीने में जनता ने इनका शासन देख लिया है, जनता का मोह भंग हो चुका है। आप भी जानते हो इस चीज को, सब लोग जानते हैं। ओंकार जी, एक बात बताइए कि अगर बीजेपी और जेजेपी से मुंह भंग हो गया, बीजेपी जेजेपी से मुंह भंग हो गया, तो विपक्ष में जो सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है वो तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस की तरफ ना जाके आपकी तरफ क्यों जाएंगे? कि इस लॉकडाउन की स्थिति में नेताओं की परख भी हुई है। भाई अभय चौटाला जी भले ही कोरोना की महामारी से बिल्कुल ना डरते हुए मंडियों में गए, किसानों में गए। आज पूरा हरियाणा ये देख रहा है कि इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ एक ही और एक नेता है, अभय चौटाला, जो उनके सुख दुख में खड़ा है। और हमें पूरा विश्वास है बड़ौदा की जनता पर। बड़ौदा हमारा परिवार है, हल्का नहीं है हमारे लिए। और 100% कांग्रेस को क्यों नहीं चुनेंगे? जीतते हैं। अगर बीजेपी जेजेपी को नकारा तो कांग्रेस को क्यों नहीं चुनेंगे? सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभय चौटाला कोरोना में भी मिलते रहे। पिछले 10 साल से कांग्रेस का ही एमएलए वहां पे, 3 बार से कांग्रेस का। और जो वापिस स्थिति है आप वहां पे देख लीजिए, जो शुगर मिल लगाई चौटाला साहब के टाइम में लगाई, चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार में जितनी वापस समस्या सोल्व करी, उसके बाद कोई समस्या नहीं। आज बिजली की मतलब आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। ठीक है, संजीव भारद्वाज जी के पास चलते हैं जरा। संजीव भारद्वाज जी, आप तो ये ताल ठोक रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी जेजेपी का जमानत नहीं, आपने बहुत काम कर दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ इनेलो के कार्यकाल में हुआ था। बिल्कुल, बोलिए संजीव जी। नहीं, ये आप साकेत जी आप देखें, मेरे पास ये सारे डाटाज हैं। अगर मैं गिनवाने लगूंगा तो उसमें काफी टाइम वो होगा। उस हमारे टाइम में जो कृष्ण हुड्डा जी थे, उनके टाइम में सारी बिजली की पोजीशंस को ठीक किया गया, सारी रोड्स को ठीक किया गया। फिर कोशिश ये भी की गई कि जो रेल कोच फैक्ट्री थी वो इसी एरिया में लगे, लेकिन किसी कारणवश इस सरकार में वो शिफ्ट कर दी, वहां से नहीं लग पाई। जितना वो एक किसान बेल्ट है, जितना किसानों का पानी का मामला था, अगर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था का मामला था, सारा उस टाइम में करा गया है। और आप देखें, एक बार जीतने के बाद दोबारा अगर काम हुए हैं तो लगातार स्वर्गीय हुड्डा जी लगातार दूसरी बार भी वहां से जीते कोई माइलस्टोन बताइए ना कुछ नहीं संजीव भारद्वाज जी, कोई माइलस्टोन बताइए कि कांग्रेस ने ये देखिए ये माइलस्टोन है। आप भी तो 10 साल थे सत्ता में। नहीं, हमारे जो माइलस्टोन की बात है, आप ये देखें कि 33 केवीए के लगभग 1 दर्जन सब स्टेशन और भंडेरी गांव के अंदर 133 केवीए का बड़ा विद्युत स्टेशन, इस तरह के जो काम है, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पानी ड्रेन्स में हमेशा 8 नंबर ड्रेन्स में हमेशा चलता था, चौड़ी सड़कें, सारा माइलस्टोन की जहां तक बात है, जो रेल कोच फैक्ट्री है वो एक माइलस्टोन ही बन, अगर वो वहां से जो सत्ता में सरकार जिस पार्टी की है, अगर वो वहां से शिफ्ट ना करती तो आप देखें ये कितना बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन इनके टाइम में वो वहां से शिफ्ट कर दिया गया। आज ये वक्त को संजीव जी देखते हुए अवसर बता संजीव जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चूंकि विधायक वहां से कांग्रेस का था, इस वजह से क्षेत्रवाद किया गया, वहां पर विकास नहीं हुआ क्योंकि वहां से कांग्रेस का विधायक था? क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, आप
आपके जो चैनल्स हैं, कोई भी चैनल है, इसका तो आंकलन आप लोग हमसे बेहतर तौर पे कर पाते आप हैं। खुल के कहिए ना। आपने तो खुद कहा कि बड़ौदा में रेल कोच फैक्ट्री आप लगवाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने कहीं और शिफ्ट कर दिया। आप देखें, जब सरकार, जो मौजूदा सरकार है, होते हैं, कितने वादों की लिस्ट वो बाहर निकाल के लोगों के बीच में खुल के क्यों नहीं खेल रहे आप सर? आप खुल के खेलिए ना। अब खुल के साकेत जी खुल के तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको भी पता है और मेरे साथी सभी प्रवक्ताओं को पता है कि सरकार ने 6 साल में वहां रहते हुए क्या कार्य करे हैं और कांग्रेस के सरकार में क्या कार्य किए हैं। क्वेश्चन लेकर के चलता हूं रमनीक मान साहब के पास। मान साहब, क्या 6 साल में बड़ौदा की अनदेखी की गई आप लोगों की तरफ से? देखिए साकेत भाई, ये कांग्रेस की रीति हो सकती है, इनका एक काम करने का तरीका, इनकी कार्यप्रणाली हो सकती है, जहां पे ये क्षेत्रवाद के अनुसार ये कहें कि साहब हमने यहाँ पे ये कर दिया, और चूंकि यहाँ पे विधायक कांग्रेस का नहीं है और गैर कांग्रेसी विधायक है, तो हम सत्ता में होने के नाते से और वहां पे हम लॉकडाउन डेवलपमेंट करेंगे या वहां से हम और वहां पे उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देंगे। आपको स्मरण होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जिस समय पिछली प्लान की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने 6 साल की बात करी तो पिछला पूरा प्लान साथ लेना पड़ेगा, हर एक विधानसभा का दौरा किया और हर एक विधानसभा के अंदर कम से कम 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की और उन पर काम भी कराए। और ये एक चीज यहाँ पे सब स्टेशन लगा दिया, पावर हाउस लगा दिया, ये बेसिक नेसेसिटीज है। और ये मेरे को हैरत होती है कि इस बात का उत्तर ये क्यों नहीं देते कि जब से हरियाणा बना तो मोस्टली अधिकतर केंद्र में भी सरकार आपकी रही और प्रदेश में भी। एक मिनट साकेत भाई, मेरा निवेदन है, मैं 2 स्टेटमेंट की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आप ही से सवाल है मेरा, 2 स्टेटमेंट, वो भी आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज, और एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने से पहले कुछ दिन पहले उनका दिया गया स्टेटमेंट। जब वो गोहाना गए हुए थे तब वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता ने विकास का मन बना लिया है। दूसरा, आज का भी उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मैं वहां पर गया था, वहां की स्थिति ठीक नहीं है और वहां के लोगों ने अब साथ देने का मन बना लिया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए रमनीक मान साहब कि वहां पर विकास का मन बना लिया है? बात समझ गया हूं मैं, आपका प्रश्न समझ गया हूं साकेत भाई, मेरे को उत्तर देने का अवसर दीजिए। पहला तो मैं ये कह रहा था कि इस बात का उत्तर इनको भी देना चाहिए कि पूरे हरियाणा में यदि कहीं काम की या किसी प्रकार की अभाव रहे तो वो क्यों रहे। इतने साल तक हरियाणा को भले 50 साल से ऊपर हो गए, तो वो अभाव क्यों रहे? इस बात का उत्तर या तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार देंगी या इस बात का उत्तर देगी कांग्रेस पार्टी। तो ये इनको चाहिए कि ये अपनी सरकारों के सामने ये काम संपन्न क्यों नहीं कर पाए। अब आपने बात करी माननीय प्रदेश अध्यक्ष के विषय में, तो मैं आपको बताता हूँ साहब कि सरकार फंड एलोकेशन के लिए तैयार है, सरकार हर प्रकार के विकास कार्य के लिए तैयार है, पर जनप्रतिनिधि होने के नाते से यदि आपका फोकस केवल और केवल राजनीति के ऊपर हो और आपका फोकस जन विकास के ऊपर और पीपल सेंट्रिक, यानी कि जो लोगों की जो जन अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनके ऊपर अगर आप खरा ना उतरे, और सरकार के तो पहले भी खजाने खुले थे, आज भी खुले हैं, और पहले भी कहा था कि साहब जितना, देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पिछले प्लान में लगभग हर विधानसभा के लिए माननीय एलोकेट किए। अगर आपके प्रदेश में सरकार है, जरा के ऊपर उतर के जो निचले स्तर के काम, अगर आपके प्रदेश में सरकार है मान साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर आपके प्रदेश में सरकार है तो 90 के 90 विधानसभाएं आपकी हैं, पूरा का पूरा प्रदेश आपका है। उसको सुदृढ़ करने का काम हो, आप जनप्रतिनिधि पर तो ठीकरा नहीं फोड़ सकते। सबका विकास की बात नहीं रमनीक मान साहब, एक सेकंड रमनीक मान साहब, रमनीक जी मान साहब, एक सेकंड मान साहब, एक सेकंड मान साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज एक सेकंड। कतई ये नीति नहीं है कि हम कहीं देखें कि साहब हमारा प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि वहां पे इलेक्ट होकर नहीं आया और विपक्ष का यदि वहां से विधायक है तो वहां पे हम नहीं। रमनीक मान साहब एक सेकंड कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कतई होल्ड कीजिए एक सेकंड। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर आपकी प्रदेश में सरकार है, सत्ता में आप हैं, तो 90 के 90 विधानसभा आपके हैं, पूरा प्रदेश आपका है और उसको एक ही चश्मे से आपको देखना होगा। अब वहां का जनप्रतिनिधि अगर एक्टिव है या नहीं है, डज इट मैटर? कितना मैटर करता है? नहीं, it doesn't matter. That is why I am telling you. मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कंप्लेंट करते हैं कि साहब काम नहीं हुआ बड़ौदा में या भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा को इग्नोर किया, ये इनका देखने का नजरिया है साहब। मैं तो आपको पहले बता रहा हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ौदा में विकास हुआ है? भारत श्रेष्ठ भारत, और आप ये कह रहे हैं कि बड़ौदा में विकास हुआ है? चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब नहीं मान साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि बड़ौदा में विकास हुआ है? क्या जी? बड़ौदा में विकास हुआ है आप ये कह रहे हैं?
केवल बड़ौदा में नहीं था, पूरे हरियाणा में, समस्त हरियाणा 90 की 90 विधानसभा हल्कों तो के ओम अंदर प्रकाश विकास हुआ धनखड़ है। ये क्यों कह रहे हैं, साकेत जी, मुझे टाइम धनखड़ दीजिए। साहब ये क्यों कह रहे हैं कि बड़ौदा की जनता ने विकास का मन बना लिया है? अरे भाई, और प्रगति से, और गति से, और तेजी से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने साकेत जी, कार्यकर्ता है मुझे दीजिए भाई। वो सुन के ठीक है, जनप्रतिनिधि रिएक्शन बनते लेते हैं, हैं। बाकी चाहे गेस्ट वो भी आना MP चाहते बने, हैं। चाहे MLA बने, चाहे ठीक मंत्री है, बने, संजीव जी, उनका संजीव जी बोलिए, उसके बाद ओंकार जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं होगा। साकेत संजीव जी और बोलिए। जब भारतीय जनता साकेत पार्टी जी, का बोलिए संजीव प्रतिनिधि जी। बड़ौदा एक से मिनट ही मान चुन के साहब, आएगा, तो जिस प्लीज मान प्रकार साहब, से अन्य क्षेत्रों मेरी के भी अंदर सुनिए भारतीय जनता प्लीज। पार्टी के ठीक है रमनीक मान जी, ठीक है, जरा संजीव जी को सुन लेते लोन हैं। ले लेकर, ठीक है, लोन ले लेकर, ठीक है मान साहब ज्यादा वक्त नहीं है, आधे घंटे की ही डिबेट है। पहले मान साहब हाँ। चुप हो जाएं तो आप बोल पाएंगे। ठीक है। साकेत जी, मैं आपको बताऊं कि इस सरकार का आपको पता है, जब कांग्रेस सरकार गई तो उसने 60,000 करोड़ के करीब कर्जा सरकार के ऊपर था। आज वो तकरीबन पौने 2 लाख करोड़ के बीच में होने वाला है, हो चुका है, 2 लाख से ऊपर जा लिया। ये कौन से भंडारे और धन की बात कर रहे हैं कि धन खोल दिया, विकास कार्य हो रहे हैं। कर्जा लेके तो कोई आदमी कुछ भी काम कर ले। देखो मान जी, प्लीज आप सुनिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने वहां योजनाओं का ढेर लगा दिया। आपके हर टीवी चैनल के माध्यम से बिजली का, केवल बिजली का, और आपका काम ये था 11-11 आपके टाइम में मैं नहीं होता। बिल माफ कर मान साहब प्लीज, मैं आपके टाइम में नहीं बोला। आपका जब वक्त हो तो आप इसको कंडेम कर देना बात को। सॉरी। दूसरी बात, आपने कहा कि 100 करोड़ प्लीज सुन लीजिए मान साहब, ये पब्लिक सुन रही है और आपकी और हमारी बात का बहस करने से आंकलन नहीं लगाएगी। ये पब्लिक आंकलन लगाएगी कि वहां क्या काम हो रहा है। वहां कोई आज बेवकूफ आदमी कोई नहीं बैठा, सब समझते हैं कि भाई क्या हो रहा है, हम टीवी पे क्या बोल रहे हैं। 100 करोड़ की जनता, आपने कहा कि 100 करोड़ नेताओं में एक बेवकूफ आदमी है और उसका नाम आप जानते हैं। साकेत जी, आप पहले मान साहब से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिए कि अपनी बारी में बोल ले, मैं चुप हो जाऊंगा। ऐसे कोई हम लोगों को फैक्ट्स नहीं बता पाएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, लोन ले लेके ये कहना, ये दावा करना, ये वादा करना कि हम ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, कितना ठीक है ये पब्लिक सब जानती है। दूसरा, 100 करोड़ की योजनाओं की बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ वहां लगा दिया। मुझसे पूछ रहे हैं कि वहां क्या करा क्या नहीं। ग्राउंड लेवल पे जितनी लोगों की विकास की चीजें थी, जितनी जरूरत थी और जितनी एक अपोजिशन में सरकार के अपोजिशन का एमएलए करवा सकता था, हमारे स्वर्गीय श्री किशन हुड्डा जी ने, हुड्डा साहब की सरकार में बहुत काम करवाए, उसके बाद भी करवाए। ठीक है, लेकिन ये 100 करोड़ ओंकार जी को भी अब चर्चा में आते हैं। कौन से 100 करोड़ लगाए हैं ये बता दें। ओंकार जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ओंकार जी, आप मान साहब को टाइम दे, मान साहब को दे दिए थे। हम विकास कराएंगे, आज ये विकास की वहां पे इनडायरेक्ट वे से धमकी दे रही है। पिछले 6 वर्ष से किसकी सरकार है, क्या विकास कराया? आज तक सरकारी कॉलेज नहीं बना पाए वहां पे। और पिछले 10 साल से, उससे 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां जितने भी कार्य हुए इनेलो के कार्यकाल के कार्य, उसके बाद इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इस हल्के को बिल्कुल इन्होंने मतरे बच्चे की तरह रखा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार है। प्यार से तो इनसे कुछ भी ले लो, धमका के इनसे बिल्कुल नहीं ले सकते, और वोट तो कतई नहीं ले सकते। पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, उन्होंने बोला कि ये बड़ौदा की जनता ने देखना कि आपने विकास सत्ता के साथ जाना है या सत्ता के खिलाफ जाना है। ये आप प्रत्यक्ष रूप से धमकी नहीं है तो क्या है। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष भी यही कह रहे हैं कि वहां की जनता ने विकास का मूड बना लिया है। इसका मतलब अगर इनका कैंडिडेट नहीं जीतेगा तो विकास नहीं होगा। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से सरेआम बड़ौदा की जनता को धमकी दे रही है। और मैं बता रहा हूँ, बड़ौदा की जनता बहुत ही स्वाभिमानी। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं रमनीक मान जी। फैसला लेगी मान साहब, उनको सब मालूम है किसने काम किया। अगर इन्होंने विकास किया तो पिछले 6 साल में क्या किया, ठीक है, 6 साल का अपना हिसाब बता दो बीजेपी वाले। जवाब लेते हैं, क्या काम किया वहां पे? ओंकार जी जवाब ले लेते हैं। कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, इनकी सीधी सी नीति रही है। ओंकार जी जवाब ले लेते हैं। कैंडिडेट वहां पे काम नहीं करवाते। ठीक है, ठीक है, ये वहां पे बल्कि ठीक है ओंकार साहब, करते हैं। वक्त नहीं है ज्यादा, ज्यादा वक्त नहीं है ओंकार साहब, जवाब ले लेते हैं। सत्ता के साथ जाना है, बाहर जाना है। रमनीक मान जी बोलिए। ये तो सोचने की बात है। और हरियाणा के लोग
धमकी से वोट कभी नहीं देते, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है साकेत और मुझे भाई, पूरा अच्छा, विश्वास ओंकार जी, आपको है सुन बड़ौदा लिया, की सुन जनता लिया आपको, इस अब बार आप इतिहास पार्टी के रचेगी बच्चे और की तरह पूरा, एक बात क्योंकि हमारी बोलिए, पारंपरिक उत्तर सीट है, दीजिए। हमारा परिवार है बड़ौदा, एक एक घर में हम जाएंगे, उत्तर लीजिए। उस हाँ जी, परिवार हाँ जी, से हमें हाँ अपना जी, प्यार कभी वापस कभी मिलेगा। आप- ठीक है ओंकार जी, जरा जवाब ले लेते हैं ओंकार साहब। बिल्कुल ठीक है, सुनिए आप चौथी बार फिर हारेंगे, मैं आपको भविष्यवाणी करके बता रहा हूँ, सुनिए आप। अच्छा, अब मेरे को हैरत इस बात की होती है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल का एक प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको धमकाते हैं, मुख्यमंत्री धमकाता है बड़ौदा की जनता को। अरे साहब, मैंने नहीं जनता कहा, पार्टी तो मैंने बड़ी बोला मुख्यमंत्री जी ने बोला नरम- बड़ौदा की अरे जनता आपके को, शीर्ष आप नेता ने सत्ता कहा, किताब जानना चाहते मैं आपको बता रहा हूँ, ये चौधरी आप अभय सिंह चौटाला ने कहा धमकी है नहीं है तो कि क्या, धमका रहे हैं, धमका इसको रहे हैं। धमकी ही आपने क्यों बोलती नहीं है। कहा? या तो आप कह दो कि मेरा नेता जो बोलता है उस बात को मैं मानता नहीं, या मैं उन्होंने कह जो रहा बात कही है उसको आप हूँ, मैं एडमिट कीजिए। आपके मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री जाके वहाँ हल्के में कहती है कि जनता ने फैसला करना है कि सत्ता के चलिए, साथ जाना है, आप सत्ता के पहले जो साथ। ये बोल मुख्यमंत्री जी लीजिए। क्या कहना चाहते हैं? साकेत इसका भाई, मुझे मतलब है बताइएगा, कि मेरा अगर अफसर आपका साहब बोलने का कैंडिडेट फिर नहीं मैं जीता तो बोलूंगा। विकास नहीं होगा। आप बोलिए ओंकार सिंह जी, आप बोलिए। इसका अभय सिंह चौटाला ने मतलब क्या कहा है? है कि मुख्यमंत्री इसका ने मतलब प्रत्यक्ष यही रूप से है धमकाया कि है। अगर आपका आपने कैंडिडेट प्रत्यक्ष रूप हार से जाएगा तो धमकाया है। विकास मैं नहीं जब होगा। आप ही की बात हो और रहा सबसे हूं, बड़ी बात है, तो पिछले आपका 6 पेट में साल दर्द से हो रहा आप ही है। की सरकार आप है, सुन तो लीजिए। आप बताइए क्या विकास कराया वहाँ पे? अरे आप बोलने देंगे तब ना, आप बोलने देंगे तब ना। अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठ के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धमकाते हैं। अरे जब ऐसी बात आपके शीर्ष नेता करते हैं तो विडंबना भी आत्महत्या करने चाहिए था। धमकाने वाले, लट के दम पे राज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले तो आप लोग हैं। हजरत, आप बताइए, अपने गिरबान में सांस के देखिए, कौन सा आप ऐसा उदाहरण गैंगस्टर तो नहीं दीजिए, है मैं जिसके तो साथ आपको आपका उदाहरण निजी दे रहा संबंध ना हूँ। हो, आपके कौन सा मुख्यमंत्री ने ऐसा बड़ौदा बदमाश हल्के नहीं में है जाके जिसके साथ बोला, आपके निजी संबंध जो ना हो। उन्होंने बोला आप ऑन द धमकाने की रिकॉर्ड बात है, करते हैं, वो आपको आप बता रहा राजनीतिक हूँ। बात आप कीजिए बताइए ना। क्या बोला? आप इस बात का मैं तो उत्तर आपको दीजिए ओंकार उदाहरण जी। दे रहा हूँ, आप वो अपने ऑन द आप रिकॉर्ड जाइए, है, एक बार जो फोन कीजिए, मुख्यमंत्री जी ने बोला, ये ऑन द रिकॉर्ड है। आप फोन उठाइए, आप फोन कीजिए अभय सिंह चौटाला जी को, उनको पूछिए कि क्या कारण रहे कि आपको आज तक डिलिमिट होने के बाद बड़ौदा की जनता ने वोट देके इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं जिताया। हम तो कह रहे हैं हमारे लिए अवसर है, हम इस अवसर को यही देख बात रहे हैं, आपसे पूरा अगर मेहनत पूछी करेंगे, जाए, पूरा जोर लगाएंगे। यही बात अगर अरे आपसे पहले पूछी आप जाए कि चिल्ला आपको लीजिए क्यों नहीं, नहीं अरे जिताया, साकेत भाई, ये तो जनता इनको है, बोलने दीजिए बीच में, 1 आप मिनट में बोलिए, बदल जाती है। चलिए, आप बोलिए, ठीक है, ये पंचायत है, पंचायत में आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस पंचायत में शरीक होने के लिए। तो पॉलिटिकल पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक जीवंत और ज्वलंत मुद्दे के साथ हम पंचायत की शुरुआत करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।